जी, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट्स फास्ट ट्रैक बैच। लास्ट लेक्चर में आपने मेरे पास जर्नल एक तो कंप्लीट किया था, विद जीएसटी भी कर लिया था, और साइड बाय साइड मैंने लेजर भी आपका स्टार्ट करवाया था, हाउ टू रीड अ लेजर अकाउंट। एसेट है तो काउंट कैसे पढ़ना है, लाइबिलिटी है तो काउंट कैसे पढ़ना है, सीधा सा फंडा है। डेबिट साइड भारी चल रही है अगर अकाउंट की, या तो एसेट या खर्चा, और अगर क्रेडिट साइड भारी चल रही है साइड अकाउंट की, या लाइबिलिटी या रेवेन्यू या कैपिटल। अच्छा, डेबिट चल रहा है, डेबिट में और डेबिट करोगे तो बढ़ेगा, डेबिट में कुछ क्रेडिट कर दोगे तो घटेगा। क्रेडिट चल रहा है अकाउंट, बड़ी बड़ी साइड क्रेडिट चल रही है, उसमें और क्रेडिट करोगे बढ़ेगा, और अगर उसमें कुछ डेबिट करोगे तो घटेगा। बड़ा सादा सा तरीका अपना अकाउंट्स के अंदर। जीएसटी वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था प्लीज डिस्काउंट वगैरह ध्यान से कैलकुलेट कर लेना। जैसे ये क्वेश्चन स्टडी मैट का ही है, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट दे रखी है इसमें। ट्रेड डिस्काउंट तो मैंने बता ही दिया था कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही आप जीएसटी चार्ज करना, बात खत्म। ये तो स्टार्टिंग में ही तय हो जाती है डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, इसे माइनस करके ही डिस्काउंट चार्ज करना। बाकी इस लेक्चर में मैं थोड़ा सा आपको लेजर की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है। तो लेजर के लिए ना, अगर आप नोटिस करो, एक क्वेश्चन बढ़िया है लेजर का जो आईसीआई स्टडी मैट का ही है, ये वाला बताता हूं जो अच्छा क्वेश्चन है, एच और आर वाला। एच और आर वाला, इसके मैं सिलेक्टेड से पॉइंट डिस्कस कर देता हूं फटाफट से। है स्टडी मैट का ही क्वेश्चन, ठीक है, जरा गौर से सुनिएगा। आपको कुछ डेटा दे रखा है और रिक्वेस्ट की जा रही है एस के द्वारा कि उसके बुक्स में आप दो अकाउंट बना के दे दो, एच और आर। तो आप देखो इसका जो आंसर है ना, बुक्स ऑफ एस बन रही हैं, और एक तो बन रहा है एच का अकाउंट और एक बन रहा है आर का अकाउंट। अगर आप नोटिस करोगे, इसकी फर्स्ट लाइन ही कई बार बच्चे गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, एस ओज आर और एच ओज एस। क्या मतलब हुआ इसका एस ओज आर का? एस ने आर को पैसा देना है, यानी एस की बुक्स में आर एक लाइबिलिटी। तो देखो एस की बुक्स में ये जो आर का अकाउंट हमने बनाया, चेक करना, ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से, क्योंकि लाइबिलिटी है ना, तो बाय साइड से स्टार्ट होगी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से हमने स्टार्ट कर दिया। और उल्टा क्या था, एच ओज एस, यानी एस की बुक्स में एच एक डेटर है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट दे रखी है, सिंपल है। उसके बाद आर ने हमें गुड्स बेचा, मैं हमें पता किसे बोल रहा हूं, एस, क्योंकि एस की बुक्स बन रही हैं। तो आर ने हमें गुड्स बेचा, तो हमारे लिए तो परचेज है ना। बोलो हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी का नाम क्या, आर। आप देखो आर की लाइबिलिटी, मतलब आर के अकाउंट में जाके ना मैंने इसको और क्रेडिट कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी क्रेडिट था, क्रेडिट में और क्रेडिट करा, लाइबिलिटी बढ़ गई। ट्रेड डिस्काउंट दे रखी है तो माइनस करके लाइबिलिटी बनाई है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को नेट करके हम सब कुछ रिकॉर्ड करते थे। इसके भी लॉजिक है, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू द लॉजिक पार्ट। नेक्स्ट, एस ने एच को सामान बेचा, यानी हमने बेचा, तो हमारी सेल है। एच नाम का डेटर बढ़ा लो, बोलो डेटर कैसे बढ़ेगा, एच को और डेबिट करो, टू सेल, ठीक। उसके बाद एक परचेज रिकॉर्ड करो आर से, और उसी को हमने सेल कर दिया एच को, तो दो ट्रांजैक्शन है, परचेज भी रिकॉर्ड कर लो। परचेज रिकॉर्ड करने के लिए लाइबिलिटी बढ़ा लो, बाय परचेज आर के अकाउंट में जाके, और एच के अकाउंट में जाके टू सेल। ध्यान रखना है जो प्रॉफिट वगैरह आपको दे रखा है ना, इसको अलग से रिकॉर्ड नहीं करना, चुपचाप 25,000 वाला सामान 40,000 की सेल दिखा दो, बात खत्म। 15,000 का प्रॉफिट है, 40,000 की सेल बुक कर दो, एंट्री क्या होगी, H2 सेल्स, H2 सेल्स। उसके बाद ना 10% माल आर ने रिजेक्ट कर दिया हमारा, तो देखो ऐसा नहीं, आर का हमने रिजेक्ट कर दिया। यहां पे ना एक चीज ध्यान रखना, जो 10% आपने निकालना है ना, वो 60,000 का 10% नहीं निकालना, क्योंकि 60,000 में से भी पहले ट्रेड डिस्काउंट दी हुई है उसने आपको। तो आप देखो यहां पे जब हमने इसको रिटर्न करी ना, रिटर्न जब करोगे तो आर नाम की लाइबिलिटी कम होगी, लाइबिलिटी डेबिट मार लो, कम होने का कारण परचेज रिटर्न। बस ध्यान रखना 60,000 का 10% मत निकालना, ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो फिगर थी उसका 10%। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, ठीक। उसके बाद ये अगले पॉइंट में ना थोड़ा माहौल बना रखा है, हमने एक कैश मेमो इशू करा एच को, जो पर्सनली आया सामान लेने, अर्जेंटली चाहिए था उसे, सब फालतू की बात है। मैंने कहा था गुलाबी हाइलाइटर से, मैंने आपके लिए गुलाबी हाइलाइटर से हाईलाइट किया था कैश मेमो। कैश मेमो वर्ड दिखने का मतलब भी पता क्या है, दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन, दिस इज अ, अगर ये ट्रांजैक्शन ही कैश में है, इट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द एच अकाउंट, क्योंकि इसकी एंट्री पता क्या होगी, कैश सेल। तो एच के अकाउंट में काहे की पोस्टिंग, तो ये प्यारा पॉइंट था किसका। नेक्स्ट,
एच ने अपने टोटल ड्यूज क्लियर करवा लिए हाफ। अब देखो पहले एच का काउंट देखते हैं। अगर आप नोटिस करो ना, अभी तक मैंने एच से टोटल 90,000 पे लेने हैं। आप चेक कर सकते हो, एच को मैंने डेबिट किया हुआ है 90,000 से। 20 पहले लेना था, 30 की सेल करी, 40 की सेल और करी, 90 लेने वाला है। बताओ 90 का जब हाफ आप क्लियर करोगे तो 45 का सेटलमेंट होगा। लेकिन 45 की सेटलमेंट वो कर कैसे रहा है, जरा नोटिस करना सारे बच्चे। 0.5% वो कैश डिस्काउंट ले रहा है। एक बात गौर से सुन लेना, वर्ड भले ही कैश डिस्काउंट है, लेकिन पैसा चाहे हमें कैश में मिले चाहे चेक से मिले चेक से मिलना भी तो पेमेंट है। कई बच्चे महारथी बच्चे क्या करते हैं, कैश डिस्काउंट वर्ड देख के ना सिर्फ कैश वाले पोर्शन पे डिस्काउंट दे देते हैं। गलत हो जाएगा। जितनी पेमेंट मिली सारे पे डिस्काउंट दो। आप मेरे को बताओ कितने का वो सेटलमेंट कर रहा है आज, वो कितने का सेटलमेंट कर रहा है बोलो? 90 में से 45 का। तो 45 में से ना उसने एक बात क्लियर कर दी, 20 का तो चेक दे ही दिया उसने। इसमें से अब इस 20 में से डिस्काउंट माइनस मत करना। एक बात सुनो, 20 तो बैंक में ले ही लो, बाकी कितना बच गया? 25। पर एक बात ध्यान रखना, डिस्काउंट 25 पे कैलकुलेट मत करना, डिस्काउंट पूरे 45 पे कैलकुलेट करना। ये प्यारा पॉइंट है। 45 पे डिस्काउंट कैलकुलेट करके ना 25 वाले पोर्शन में से माइनस कर देना। यानी सारा डिस्काउंट माइनस कैश वाले पोर्शन से हो जाएगा, लेकिन डिस्काउंट कैलकुलेट किस पे होएगा? पूरी पेमेंट पे। ये कहना चाह रहा हूं। यानी कि जो 45,000 वो आज मुझे दे रहे हैं ना, उस 45 में से 20 तो उसने मुझे चेक में दे ही दिया, बाकी बच गया 25। बच्चे गलती क्या करते हैं, इस 25 पे डिस्काउंट निकाल देते हैं। गलत हो जाएगा। डिस्काउंट पूरे 45 पे निकलेगा, क्योंकि पेमेंट तो सारी आई है। तो पूरे पे डिस्काउंट निकाल के 25 में से माइनस कर देना, बाकी कैश में ले लेना उससे, बाकी आप डिस्काउंट अलाउड बुक कर देना। तो देखो इसकी कैलकुलेशन यहां पे मैंने दिखाई होगी, चेक करो। कैश में कितना पैसा, देखो बैंक से तो 20,000 ले लिया। जब मैंने कैश में पैसा लिया ना, 45 में से 20 तो मैंने चेक से ले लिया, बाकी कितना बचा? 25। बट डिस्काउंट इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन 25। ये रहा मेरे पास इसका सबूत। कितने पे डिस्काउंट कैलकुलेट किया मैंने? 45,000, नॉट ऑन 25,000। ये काफी बच्चे गलती कर देते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। लास्ट पॉइंट बस, उसके बाद तो 2 पॉइंट रह गए बस। एक तो जो रारे को हमने पैसे देने थे ना, हमने 10,000 रुपए उसके रोक लिए। जब ये लाइन लिखते हैं ना, लेस 10,000 हेल्ड बैक, इसका मतलब ये होता है कि हमने 10,000 रुपए उसके भी दिए नहीं। यानी पता है इन अदर वर्ड्स क्वेश्चन ने आपको क्या दे दिया? बैलेंस कैरी डाउन। जल्दी बोलना, आर का अकाउंट में कौन सी साइड भारी रहेगी हमारी बुक्स के अंदर? क्रेडिट साइड। लायबिलिटी है ना वो आपकी, तो ये ना टू बैलेंस कैरी डाउन में दिखेगा, क्योंकि क्रेडिट साइड भारी होगी। तो आप देखो ये अरारे के अकाउंट में जाके मैंने लिख दिया गिवन टू बैलेंस कैरी डाउन 10,000। अब बाकी जो आप दे रहे हो ना, उसमें भी आप पैसे दे रहे हो बाय चेक, लेकिन कैश डिस्काउंट ले ली। एक बात सुनो, आर को टोटल पैसा देना कितना था? ये टोटल पैसा ये देना था, ये वाला। इसमें से 10,000 रख लिए, बाकी जो फिगर आएगी ना उसमें से 1,000 माइनस करके, क्योंकि फिगर दे ही रखी है 1,000 की डिस्काउंट, बाकी बाय बैंक दे दो, मतलब टू बैंक दे दो। आर के अकाउंट में क्या आ जाएगा? टू बैंक, और क्या आ जाएगा? टू डिस्काउंट रिसीव्ड। चेक करना, टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। खत्म आर का अकाउंट। सबको क्लियर है? 77,600 की फिगर कहां से आई? इतने पैसे देने वाले थे, उसमें से इतना सामान वापस कर दिया, इतना रोक लिया, बाकी जो रह गया उसमें से 1,000 का डिस्काउंट दे दिया और बाकी उसे दे दिया। बोलो। अच्छा, एक वो कैश मेमो वाले पॉइंट का नोट जरूर लिख देना, वो सबसे नीचे लिखा मैंने नोट, कि वो कैश मेमो वाली जो ट्रांजैक्शन है उसे हम नहीं दिखाएंगे एच के अकाउंट में, बिकॉज इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। ठीक, अब रह गया एक पॉइंट, सुनिएगा। कहता है एच का अकाउंट ना क्लोज कर दो, उसमें ये फैक्ट रीड करो कि उसने सारा पैसा क्लियर कर दिया, बट 5,000 रुपीज वॉज क्लियर। ये ना मैंने कहा था, इसकी इंटरप्रिटेशन कई बच्चे ये निकाल लेते हैं कि उसने सिर्फ 5,000 क्लियर करा है, जबकि मैंने कहा था इसे रीड करना, इस बट को रीड करना है एक्सेप्ट। वैसे ना एक बात बता दूं, न्यू स्टडी मटेरियल में इन्होंने इसे एक्सेप्ट ही कर दिया है, बट वर्ड हटा के एक्सेप्ट ही कर दिया है, तो अच्छी बात है। मतलब आप ये लेके चलो 45,000 में से कितने पैसे आए बोलो?
40,000 आगे, 5,000 नहीं आए, यानी कि ये वाली इंटरप्रिटेशन चलेगी कि 5,000 नहीं आए, 40,000 आगे, ये नीचे वाली इंटरप्रिटेशन नंबर 2। 45 लेने वाला था ना, 45 तो सेटल हो गया था, 45 में से 40 आगे और 5 रह गए। कैश काउंट डेबिट अगर चेक आया है तो बैंक काउंट डेबिट, बैंक काउंट डेबिट, डिस्काउंट सॉरी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2H। ये लाइन की इंटरप्रिटेशन में दोबारा बता दूं, ये ना बट मैंने कहा था ऐसे यूज हो रहा है कि सारा क्लियर हो गया बट 5,000 क्लियर नहीं हुआ। ये बट ना एक तरह एक्सेप्शन की तरह यूज हो रहा है, इस लाइन को आप दोबारा पढ़ लेना। वैसे न्यू स्टडी मैट ने इसको एक्सेप्ट ही कर दिया है तो अच्छी बात है। तो मेरी तरफ से देखो जो लेजर का सबसे प्यारा क्वेश्चन था वो मैंने आपको करवा दिया। बाकी एक क्वेश्चन हमने और किया था बुक के अंदर, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था, वैसे सिंपल ही था, बस इसमें एक पॉइंट मैंने बताया था कि जो आपको गुड्स की इन्वेंट्री दी होती है ना उसे स्टॉक काउंट में दिखा देना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो स्टार्टिंग का बैलेंस है, साल के दौरान जो नया सामान खरीदेगा ना व्यापारी उसे स्टॉक काउंट में मत शो करना, उसे परचेज काउंट में शो करना। तो देखो जहां मैंने स्टॉक का काउंट बना के दिखाया, बस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बस और कुछ नहीं करा। जब भी सामान परचेज हुआ ना कौन सा अकाउंट यूज किया, परचेज अकाउंट, ना कि स्टॉक अकाउंट। सामान आएगा परचेज अकाउंट डेबिट, सामान जाएगा मतलब सामान बिकेगा सेल अकाउंट क्रेडिट, स्टॉक में सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग दिखेगा बस। और एक इसमें पॉइंट और दिखा देता हूं, ये परचेज वाला पॉइंट था, लास्ट पॉइंट है बस ये ना, जो अगर आप देखो जनवरी 1 की ट्रांजैक्शन, हमने 5,000 का सामान खरीदा है वर्थ, ब्रैकेट में लिखा हुआ है पेबल एट अ लेटर डेट। ये वैसे मैंने कहा था स्टडी मैट ने लिखा हुआ है पर आंसर किया हुआ है इसको बिना वो करे कंसिडर किए, इसे कैश ट्रांजैक्शन मान के किया हुआ है क्योंकि आगे फॉर कैश भी लिखा हुआ है, पर स्टडी मैट में लिखा हुआ है फॉर अ लेटर डेट, तो इसलिए मैंने लिख के काट दिया था, ठीक है। लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब इसमें सुनो गलती क्या होती है, गौर से सुनना। एक बात तो पक्की है, जो मैं अपनी परचेज बुक करूंगा ना वो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट बुक करूंगा। बताओ 5,000 में से अगर मैं 20% ट्रेड डिस्काउंट हटा दूं तो 5,000 का 20% आ गया 1,000, बचा 4,000। और क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कैश में हो रही है तो कैश डिस्काउंट भी दिया जाएगा। बोलो कैश डिस्काउंट किस पे लगेगा, 5,000 पे या 4,000 पे? ऑब्वियसली 4,000, 5 पे का आएगा जब ट्रेड डिस्काउंट दे दी, 4,000 का 5% 200। अब कई नन्हे मुन्ने बच्चे क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट कर लेंगे 3,800 से। ये गलती बहुत बच्चों की होती है क्योंकि बच्चा सोचता है माल तो 3,800 का पड़ा, 5% डिस्काउंट मिल गया। भाई ध्यान से सुन लो, कैश डिस्काउंट परचेज की वैल्यू में से नेट नहीं होती, सेल की वैल्यू में से नेट नहीं होती, परचेज सेल पूरी बुक होती है, वो अलग से P&L में नजर आती है डिस्काउंट। इसलिए पता है इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड 4,000, टू कैश 3,800 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200। तो जिस भी बच्चे ने यहां पे लिख दिया ना परचेज टू कैश 3,800, सॉरी हाँ कल्ला 3,800 लिखा किसी ने अगर, या किसी ने अगर 4,000 लिखा तो दोनों केस गलत हैं। सही आंसर क्या है, टू कैश टू डिस्काउंट, दैट्स इट। अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप सोचो कि हमने ईयरफोन लगा लिए, बेड पे लेट गए और बस सुनी जा रहे हैं म्यूजिक, लगे रहो। आपको खुद कलम उठानी पड़ेगी, कॉपी पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस तरह की गलतियां होती हैं। इस लेक्चर का सिर्फ ये पर्पस है कि भाई मेन पॉइंट्स क्या थे, बाकी मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस जरूर करो, बिना प्रैक्टिस के रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहां पे हमारा लेजर चैप्टर एक बार के लिए आप मान के चलिए होता है कंप्लीट, सब्जेक्ट टू योर ओन प्रैक्टिस। अब हम बात करते हैं टीवी की। अच्छा टीवी की एक बात तो बेस बिल्डिंग में भी करी हुई है, टीवी की एक बात तो बेस बिल्डिंग में भी करी हुई है। तो पहले मैं बेस बिल्डिंग ही खोल लेता हूं आपके सामने। बेस बिल्डिंग जहां ट्रायल बैलेंस है वहां पे मैंने बता रखा है कि भाई एक स्टेटमेंट है, टीवी इज नॉट एन अकाउंट, इट इज नॉट जर्नल, इट इज नॉट लेजर, इट इज अ स्टेटमेंट। ये बनती है ईयर एंड पे जाके, नॉर्मली बना कब जब मर्जी भी लो, बट नॉर्मली हम ईयर एंड की बनाते हैं, और ये होती है एज ऑन या एज एट, ठीक। और मजे की बात ये है एज ऑन होने के बावजूद भी इसके अंदर एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, खर्चे, रेवेन्यू सारे बैलेंस आ रहे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एसेट लायबिलिटी आएंगे, एवरीथिंग
जो भी उस साल के अकाउंट के बैलेंस हैं वो सारे नजर आते हैं। और ये ना समरी होती है, समरी। जर्नल और जर्नल में होती थी रिकॉर्डिंग, लेजर में होती थी क्लासिफाइंग, ट्रायल बैलेंस से समराइजिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है? समराइजिंग। अब सुनो, बताइए एसेट का कौन सा बैलेंस रहा होगा? डेबिट। लायबिलिटी का क्रेडिट, कैपिटल का क्रेडिट, खर्चों का डेबिट और रेवेन्यू का क्रेडिट। ये सब बच्चे जानते हैं। अब एक बात और, टीबी का मैच होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपने कोई गलती नहीं करी। इसे बोलते हैं टीबी इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि टीबी मैच होने के बाद भी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमसे गलत हो गई हो। जैसे हमसे कोई मिस ही हो गया, पूरी तरह मिस हो गया, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, टीबी मैच हो गया। या हमने डेबिट अमाउंट भी गलत लिख दी, क्रेडिट अमाउंट भी गलत लिख दी उतनी ही अमाउंट से, फिर टीबी मैच हो जाएगा। इन्हें पता क्या बोलते थे? जिन एरर्स की वजह से टीबी मैच हो जाता था उन्हें बोलते थे टू साइडेड एरर्स, और जिन एरर्स के होने के बाद टीबी हिल जाता था वो होता था वन साइडेड। बड़ी बार मैं क्लास में पूछता हूं टू साइडेड एरर बताओ, बच्चा बोलता है सर जहां दो साइडों में गलती हो। फिर मैं पूछता हूं वन साइड, जहां एक साइड में गलती हो। फिर मैं बोलता हूं थ्री साइड बता। आपको साइडें नहीं गिननी बैठ के, या आपको नंबर ऑफ अकाउंट नहीं गिनने बैठ के कितने नंबर ऑफ अकाउंट गलत हैं। आपको सिर्फ ये देखना है क्या गलती की वजह से टीबी मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो टू साइडेड, अगर मैच नहीं हो रहा तो वन साइडेड। और मैं ना हमेशा टीबी को एक बात बोलता हूं, ये रीढ़ की हड्डी चैप्टर है, बैकबोन है ये। सोचो क्यों? जैसे मैं नहीं बोलता हूं, जैसे कोई आप रिलीजियस पिलग्रिमेज पे जा रहे हो, लंबी यात्रा है, तो बीच में एक अध कुआरी आती है बहुत जगह पे कि आधा रास्ता, वहां बंदा बैठ के आराम से रेस्ट करता है, विश्राम करता है, हिम्मत जुटाता है कि मैंने आगे जाना है। टीबी भी ना अगर आप देखोगे, जर्नल लेजर ये हो चुका, टीबी सेंटर में आ गया, आगे सारे फाइनल काउंट्स तैयार होने। अध कुआरी है ये हमारी रिलीजियस यात्रा की। और मैं आपको बता रहा हूं जिसका टीबी क्लियर है, समझ लो से जर्नल लेजर भी अच्छे से क्लियर है, क्योंकि जर्नल लेजर का ही क्रक्स क्या है? टीबी। और टीबी से ही आगे क्या बनना है? फाइनल काउंट्स। +1 में ना ये चैप्टर को हम ज्यादा इज्जत नहीं देते थे, क्योंकि ज्यादा ध्यान इसी पे होता था, 2/2/2/2, बस कुछ रह ना जाए, ज्यादा ध्यान इस पे रहता था हमारा। लेकिन टीबी मैं ये कहूंगा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है बड़ा, क्योंकि ये जो कांटे कांटे लगे हुए हैं ना, ये कांटे कांटे वही समझ सकता है कि कैसे आए हैं यहां, और ये आए कहां से? जर्नल और लेजर। और वही तो नोट अब मेरा काम आएगा कि टीबी की हर आइटम से बात करो, तू कहां से आई है, कहां को जाएगी। बोलो अब इस चीज का आंसर भी देते हैं। बोलो टीबी की आइटम कहां से आई है? जर्नल और लेजर से आई है। और टीबी की आइटम कहां को जाएगी? फाइनल अकाउंट्स में जाएगी, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट में जाएगी। बस अगर ये बातें आपको क्लियर है ना, आइटम से बात करनी अगर आपको आती है, अकाउंट्स आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक, तो ये देखो मैंने ये नोट आपके लिए रिमेंबर में लिख के दिया है, रिमेंबर का फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड भी कवर कर दिया, वन साइडेड टू साइडेड। ठीक, बल्कि मैं तो ये कहूंगा एक जो बचपन से आपका सस्पेंस रहा होता है रेक्टिफिकेशन वाले चैप्टर का, उसका बेस भी यहीं से आया हुआ है। विल डिस्कस दैट लेटर, अभी मैं उसको बीच में मिक्स नहीं करता। ठीक, अच्छा टीबी को बनाने के ना 3 मेथड हैं, जल्दी से सुन लो। एक है टोटल मेथड। टोटल मेथड क्या बोलता है? सुनना, जैसे दो अकाउंट है मोहन और सोहन, मोहन की डेबिट साइड का टोटल आया 20 और क्रेडिट साइड का टोटल आया 30। पहले मेरे को बताओ, अगर ये टी फॉर्म अकाउंट में आपको बना के दूं 20 30, सोच के आंसर देना, इसका बैलेंस कौन सा है? इस अकाउंट का, मोहन अकाउंट का बैलेंस कौन सा है? बैलेंस, ये टोटल दे रखे हैं टोटल, मैं बैलेंस पूछ रहा हूं। बैलेंस आया क्रेडिट, मानते हो 10,000 से क्रेडिट साइड भारी है ना, तो देखो बैलेंस मेथड अगर आप करते तो मोहन का बैलेंस शो होता गला। लेकिन अगर आप टोटल मेथड से आंसर कर रहे हो तो डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल। अच्छा एक बात सुन लो, ये टोटल मेथड में बदतमीजो वो वाला टोटल ना लिख देना, जो अकाउंट को मैच जब करते हो ना, वो दोनों साइड बराबर करते हो, वो टोटल की बात नहीं कर रहे, अलग अलग जो टोटल आ रहे हैं दोनों साइड के। अकाउंट जब मैच करते हो, जब बैलेंस करते हो, तब तो दोनों टोटल मैच करते हो, वो वाला टोटल नहीं कह रहा मैं, बैलेंसिंग से पहले वाला टोटल। जब आप अकाउंट को बैलेंस करने से पहले वाला टोटल लिखते हो टीबी के अंदर, उसे बोलते हैं टोटल मेथड। और एक बात बोलूं, ये मेथड लीस्ट फॉलोड है, पेपर में आता भी रेयरली है, जस्ट थ्योरी एंगल से बता रहा हूं। बैलेंस मेथड तो बच्चा बच्चा जानता है कि हर लेजर अकाउंट बैलेंस करो फिर वो जाके टीबी में दिखाओ, और टोटल एंड बैलेंस मेथड कहते हैं दोनों दिखा दो। आप देखो नीचे टोटल एंड बैलेंस,
उसमें मैंने डेबिट क्रेडिट के टोटल भी दिखा रखे हैं और डेबिट क्रेडिट के बैलेंस भी दिखा रखे हैं, तीनों मेथड कंप्लीट। इसके बाद ना टीबी का एक स्पेसिमेन बना के दे रखा है मैंने सारा। वैसे एक बात बोलूं, ये स्पेसिमेन आपको याद नहीं करना, लेकिन इसमें बस वही फंडा लग रहा है, जितनी भी आइटम एसेट्स की हैं वो डेबिट बैलेंस, जो लायबिलिटीज की हैं वो क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, और खर्चे डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। पर जब हमने एक मेन क्लास में इसको डिस्कस किया था ना, तब एक एक आइटम से हमने बात की थी कि भाई ये तू कहां से आ गई, यहां तेरी एंट्री क्या हुई होगी। एक दो पॉइंट में यहां पे डिस्कस करूंगा, जो जर्नल में हम खेलते थे टीबी टीबी, वो मैं यहां डिस्कस कर देता हूं। सुनना, ऐसा है, मैं ना हमेशा बच्चों से पूछता हूं, जैसे यहां मान लो परचेज का डेबिट बैलेंस आ रहा है 1 लाख, ठीक, बताओ परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस आ रहा होता है, क्रेडिट, तो यहां मैंने लिख दिया 10,000। टीवी के अंदर आ रही है ना परचेज रिटर्न, तो क्रेडिट साइड आ रही होगी। मैं क्वेश्चन ये पूछता हूं बच्चों से, क्या परचेज रिटर्न की एंट्री पास हो चुकी है, ये बताओ पहले, क्या परचेज रिटर्न रिकॉर्ड हो चुका है? यस सर, अगर टीवी में आ रहा है तो रिकॉर्ड हुआ है तभी आ रहा है, हां के ना। मेरा अगला सवाल, इस साल की अगर मैं आपसे पूछूं ग्रॉस परचेज कितनी है, ग्रॉस, बिना रिटर्न माइनस करे, तो ग्रॉस परचेज का आंसर क्या है? अब यहां पे बच्चे थोड़े डगमगाना शुरू कर देते हैं, कुछ बोलते हैं 1 लाख, कुछ बोलते हैं 1,10,000, कुछ बोलते हैं 90,000। 90 तो बिल्कुल ना बोलना, क्योंकि मैंने ग्रॉस पूछा है, रिटर्न बिना माइनस वाली, तो माइनस वाली थोड़ी बताओगे। बोलो 1 लाख या 1,10,000? एक, मुझे लॉजिक के साथ चाहिए, तुक्का नहीं। नहीं पता बोल दो कि सर नहीं पता, समझा दो 2 मिनट लगा के, कोई बात नहीं, बोलो 1 लाख और 1,10,000 मिक्स आंसर आ रहा है, तो समझाऊंगा मैं, सुनो ध्यान से। सीधा फंडा है, बहुत सीधा फंडा, पहली बार में समझने की कोशिश करना। मेरे को बताओ, ये परचेज अकाउंट जो डेबिट साइड आ रहा है, ये कैसे आया होगा? परचेज अकाउंट डेबिट किया होगा हमने, परचेज डेबिट टू कैश, परचेज डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज डेबिट टू कैश, परचेज डेबिट टू क्रेडिटर, पता नहीं कितनी एंट्रीज हुई होंगी, उसका बैलेंस आ रहा है। आपको पता है परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है? पार्टी टू परचेज रिटर्न या कैश टू परचेज रिटर्न। आप नोटिस करो, आपके खाते ऐसे बन रहे हैं कि परचेज अकाउंट अलग चल रहा है और परचेज रिटर्न का अकाउंट अलग चल रहा है, ये आपस में तो अभी इन्होंने काला माला करा ही नहीं। इसका मतलब टीबी के अंदर जो ये रिटर्न आ रही है ना, ये अभी तक इसमें से माइनस नहीं हुई। परचेज का अकाउंट अलग चल रहा है, परचेज रिटर्न का अकाउंट अलग चल रहा है। ये छोटी छोटी बातें अगर आप क्लियर करोगे ना, अकाउंट्स पढ़ने का आपको मजा भी ज्यादा आएगा। वरना ना रट्टा मारना पड़ता है, सर कोई चीज माइनस करवा देते हैं, कोई चीज बोलते हैं माइनस नहीं करनी, कोई चीज बोल देते हैं ऐड करनी है, कोई बोल देते हैं ऐड नहीं करनी, रट्टे थोड़ी मारने हैं। बताओ ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर जब आप परचेज शो करते हो टू परचेज, क्या उसमें से रिटर्न माइनस करते हो कि नहीं करते हो? यस, लॉजिक यहां पड़ा है कि सर जो टीबी में रिटर्न आ रही है वो तो अभी परचेज में से माइनस हुई नहीं, क्योंकि परचेज का अकाउंट अलग है और परचेज रिटर्न का अकाउंट अलग चल रहा है। अच्छा, और एक दो आइटम्स और ऐसी सुनना, सोच के आंसर देना। टीवी के अंदर डेप्रिसिएशन आ रही है, टीवी के अंदर मशीनरी भी आ रही है, ठीक। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, 1 लाख की मशीनरी है, 10,000 की डेप है। याद करिए, जब डेप्रिसिएशन टीवी के बाहर आती थी तो डेप्रिसिएशन के ना हम 2 ट्रीटमेंट करते थे, याद है बचपन? एक तो हम बोलते थे डेप्रिसिएशन P&L में ले जाओ, और एक हम बोलते थे बैलेंस शीट में से जाके एसेट में से माइनस कर लो। अब बेचारे बच्चे की समस्या पता क्या है? ये तो बच्चा याद कर लेता है कि जब डेप्रिसिएशन बाहर आ रही है तो ये 2 ट्रीटमेंट है, फिर ये भी याद होता है बच्चे को कि अगर डेप्रिसिएशन टीवी के अंदर आ जाए तो सिर्फ 1 ट्रीटमेंट है। बच्चे की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दर्द पता क्या है? एक ट्रीटमेंट कौन सा? क्या डेप्रिसिएशन को P&L में जाके दिखा दूं या डेप्रिसिएशन को बैलेंस शीट में से जाके माइनस कर दूं? यही तो दोनों में से एक ट्रीटमेंट होगा। अब इसका आंसर ना मैं फिर पता कहां से आंसर लेके आऊंगा पता है? जर्नल। सोचो, बात करते हैं आइटम से। बताइए, अगर डेप्रिसिएशन टीवी के अंदर आ रही है, इसका मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन की एंट्री पास हो चुकी या भी होनी है? हो चुकी सर। क्या एंट्री होती है?
डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। इसका मतलब ऊपर जो ये वाली मशीनरी आ रही है, सोच के आंसर देना, क्या इसमें से डेप रिड्यूस हो चुकी या भी होनी है? हो चुकी। आप लॉजिक देखो कितने ब्यूटीफुल हैं। अब यहां से बच्चा रट्टा मारता है, अच्छा डेप अगर टीबी के अंदर आ जाए पी एंड एल में ले जाओ। मैं कह रहा हूं क्यों रट्टा मार रहे हो, क्लियर करो भाई। डेप अगर टीबी के अंदर आ रही है यानी मशीनरी में से ऑलरेडी कट चुकी, तो डेप को कहां ले जाओ, सीधा पी एंड एल। क्यों लोड बढ़ाना है याद कर करके चीजों को, जब चीज समझ आ सकती है। वाई टू ग्राम। क्या सबको ये डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट समझ में आया? मैं कह रहा हूं डेप छोड़ो, दुनिया भर की आइटम्स में ये लॉजिक चलेगा और आपको पता नहीं लग रहा, या शायद पता लग रहा हो। आपको पता है किस चैप्टर का बेस बन रहा है? फाइनल काउंट्स। यहां से आगे बच्चा यही तो गलतियां करता है। डेप टीबी के अंदर आती है, बच्चा बैलेंस शीट में से जाके माइनस कर देता है। सोचो और क्या गलतियां होती है फाइनल काउंट्स में। जो आइटम पी एंड एल में जानी थी वो बैलेंस शीट में से जाके माइनस कर दी, जो बैलेंस शीट में माइनस होनी थी वो पी एंड एल में दिखा दी। लैक ऑफ लॉजिक्स और कुछ नहीं। ठीक, ऐसी कई आइटम्स हमने डिस्कस की थी, बट फिर समय का थोड़ा अभाव होने की वजह से मैं अपने आप पे थोड़ा नियंत्रण लेके आऊंगा, वरना मैं और 5-6 आइटम्स और समझाऊंगा तो पूरा लेक्चर इसी में निकल जाएगा। बोलो एक दो और समझा दूं, अगर आप कहते हो बोलो, आपकी डिमांड पे है। एक और समझा दूं? चलो एक और समझा देता हूं। एक और कौन सी समझाऊं मैं देखता हूं। एक काम करते हैं, आउटस्टैंडिंग समझाता हूं। आउटस्टैंडिंग, ठीक, इसका आंसर आपसे चाहिए मुझे। ये लो नया क्वेश्चन बनाता हूं। ये लो, ये बन गया ट्रायल बैलेंस, डेबिट क्रेडिट। यहां आ रही है सैलरी, जल्दी बोलना सैलरी का कौन सा बैलेंस होता है? सैलरी का डेबिट बैलेंस होता है ना। ये लो 11,000। टीवी मैच नहीं हो रहा क्योंकि एक्सट्रैक्ट है, टीवी का एक्सट्रैक्ट है, ठीक। अच्छा, टीबी के बाहर आ रही है आउटस्टैंडिंग सैलरी, टीबी के बाहर आ रही है आउटस्टैंडिंग सैलरी। एडजस्टमेंट्स के अंदर मेरा सवाल कल्ले कल्ले बच्चे से, ये जब टीबी के बाहर आउटस्टैंडिंग सैलरी आती थी, इसका मतलब क्या है? बाहर क्यों आ रही होती है? तो मैं ये बोलता हूं एडजस्टमेंट ना दो कारणों से आती है। या तो कुछ एंट्री गलत हो जाती है या कुछ मिस हो जाता है। ये जो नॉन कैश वाली चीजें होती है ना, जो भी पे नहीं हुई, ये मिस हुई होती है। उसने पे नहीं करी अकाउंटेंट ने, उसने रिकॉर्ड भी नहीं करी अभी। आप मेरे से बताओ, क्या जो इस साल की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, क्या वो भी खर्चे में रिकॉर्ड होनी चाहिए? यस, एक्रूअल कंसेप्ट। बताओ पी एंड एल में जाके सैलरी कितने की दिखनी चाहिए? 11,000 या 12,000? 12। पता है बचपन में क्या सिखाया था? बेटा अगर आउटस्टैंडिंग टीवी के बाहर आए ना, पी एंड एल में जाके जब सैलरी लिखो ना, उसमें जाके प्लस कर लेना आउटस्टैंडिंग सैलरी। याद आया? और साथ ही साथ क्या बोला था बेटा, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में भी तो जाएगी बिकॉज अभी पे नहीं हुई। ये दो ट्रीटमेंट याद करवा रहा हूं मैं। वैसे मेरा ज्यादा फोकस अभी एक ट्रीटमेंट वाले पे है क्योंकि वो अगला क्वेश्चन है। अब पता है मैं क्या चाहता हूं? यही आउटस्टैंडिंग सैलरी मैं चाहता हूं एडजस्टमेंट में ना कर, ये टीबी के अंदर आ जाए। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये, अगर इसी सवाल में मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी टीबी के अंदर ले आऊं, पहले बताओ ये आएगी कैसे अंदर? विद एंट्री। क्या एंट्री होती थी आउटस्टैंडिंग सैलरी की? याद करो, सैलरी अकाउंट डेबिट, खर्चा बढ़ा लिया, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। बोलो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट होती थी? बोलो बोलो, क्या कर दूं? क्रेडिट साइड लिख दूं 1000 पे? बोलो, ये लिख दिया। सैलरी उतनी रहने दूं? नहीं। क्या आप मेरी बात फॉलो कर रहे हो? कितनी बारीकी का पॉइंट है। आप ये देखो, अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी टीबी के अंदर आ रही है मतलब वो सैलरी में ऑलरेडी डेबिटेड है। क्यों रट्टा मारे? अब देखना अगला क्वेश्चन आप खुद बताओगे। अब अगर कोई आपसे पूछे आउटस्टैंडिंग सैलरी का सिर्फ एक ट्रीटमेंट करना है बेटा, टीबी के अंदर आ गई है, बोलो पी एंड एल में जाके ऐड कर दूं सैलरी में या बैलेंस शीट में जाके लायबिलिटी साइड? तोते की तरह बोलोगे अगर आपको लॉजिक क्लियर है। कितना रट्टा मारोगे? हां के ना, सिंपल फंडा है। और अब जब, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल दिया आपको चीज मिस होने वाला, अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं चीज गलत होने वाला। जब बात चल रही है मैं वो भी करवा दूंगा साथ में। पहले बताओ ये आउटस्टैंडिंग सबको क्लियर है? यार अब इसमें धक्का मत करना कि हाँ हो गया हो गया हो गया। बोलो तो मैं 1 मिनट और लगा दूंगा, 2 मिनट और लगा दूंगा, 5 मिनट और लगा दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? आइटम जो टीवी के अंदर आइटम आ रही है ना, बस उससे बात करना सीख लो।
कि आउटस्टैंडिंग सैलरी तो कहां से आई टीबी के अंदर, वो कहेगी एंट्री से आई भाई, इसमें क्या है, एंट्री क्लियर है तो आपको अकाउंट बैलेंस क्लियर है। चलो एक पॉइंट और, फिर हमारा सीधा मैं आपको होमवर्क दूंगा इस चैप्टर का। हालांकि जो टीबी वाला चैप्टर है ना आईसीआई के अंदर, उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे हुए, पर मैं फाइनल काउंट्स का भी बेस बना रहा हूं साथ में, ठीक। खर्चा चेंज कर लेते हैं, खर्चे का नाम रख लिया रेंट। रेंट है जी 21,000 का टीवी एक्सट्रैक्ट, और टीवी के बाहर आ रहा है प्रीपेड रेंट। पंजाब पुलिस रेंट नहीं है, प्रीपेड रेंट 3,000। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ध्यान से आंसर देना क्योंकि इसका लॉजिक थोड़ा डिफरेंट चलेगा। देखो आउटस्टैंडिंग तो टीवी के बाहर इसलिए आती थी क्योंकि एंट्री मिस हो गई थी उसकी। प्रीपेड रेंट टीवी के बाहर क्यों आता है? प्रीपेड रेंट क्यों आता है एडजस्टमेंट्स के अंदर? क्या एडजस्टमेंट करनी है इसकी, क्या प्रॉब्लम होगी, क्यों एडजस्टमेंट करनी है? पता क्या होता है, सुनो, अकाउंटेंट ने पता क्या करा होता है, जूनियर अकाउंटेंट होता है बेचारा, इतनी जानकारी नहीं होती उसे। आप हो सीनियर अकाउंटेंट, आगे एडजस्टमेंट्स कर रहे हो, उसने जितना रेंट पे करा होता है ना, चाहे इस साल का चाहे अगले साल का, वो सारे का सारा रेंट में दिखा रखा होता है। ये गलती होती है। इसीलिए पता आपको बचपन में क्या सिखाया था, अगर प्रीपेड रेंट टीवी के बाहर आ रहा हो ना बेटा, P&L में जाके जब रेंट लिखोगे ना, रेंट, ये रेंट जब जाके लिखोगे ये वाला, इसमें से जाके माइनस कर लेना प्रीपेड रेंट, क्योंकि ये इस साल का है नहीं पर रेंट में दिखा रखा है। सर पर आपको कैसे पता लगता है कि ये गलत दिखा रखा है, ये मिस हो रखा है? क्योंकि ऊपर वाले में आपने कह दिया तो मिस हो रखा है इसलिए बाहर आ रहा है। इसका सिंपल लॉजिक है, पैसे नहीं दिए ना, मिस हो गया। पैसे दे दिए अगले साल के, गलत रिकॉर्ड हो गया अगर एडजस्टमेंट में आ रहा है। हर चीज का लॉजिक है। अच्छा अब बताओ, अगर ये प्रीपेड रेंट गलती से रेंट में रिकॉर्ड हुआ पड़ा है, इसे कैसे ठीक करोगे? ठीक कैसे करें? मैं तो बल्कि एक बात और बोलता हूं, एंट्री सोचो, एडजस्टमेंट के दो ट्रीटमेंट अपने आप आ जाएंगे। बताओ एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? प्रीपेड रेंट नाम का एसेट बुक कर लो टू रेंट। अब सोचो इसके दो ट्रीटमेंट क्या हुए, एक तो प्रीपेड रेंट जो आपने डेबिट करा सीधा बैलेंस शीट एसेट, और जो रेंट आपने क्रेडिट करा P&L में जाके रेंट माइनस कर दो, हो गए दो ट्रीटमेंट। सर मजा तब आए अगर आप इस प्रीपेड रेंट को एक नया क्वेश्चन बना के टीवी के अंदर लाके दिखाओ। अब पहले तो जब आइटम टीवी के अंदर आ रही है ना, मतलब अकाउंटेंट ने समझदारी बरती हुई है, एडजस्टमेंट में है ही नहीं कुछ। बताओ अकाउंटेंट ने पहले ही क्या सूझबूझ से क्या करा होगा, उसने प्रीपेड रेंट का अलग से क्या दिखाया होगा, एसेट, कितने का? 3,000। किस साइड आएगा बोलो, सोच के आंसर देना। डेबिट साइड। और बोलो रेंट इतना ही आएगा कुछ अलग आएगा? सर उसने इस बार ना रेंट ही 18,000 का रिकॉर्ड करा होगा, क्योंकि पता उसने एंट्री क्या डाली होगी, रेंट अकाउंट डेबिटेड 18,000, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड 3,000, टू कैश 21,000। अब मेरे को ये बताओ, आपको कोई बोले रट्टा मार लो, प्रीपेड रेंट अगर टीवी के अंदर आ जाए, कहां लेके जाना है बोलो? P&L में इफेक्ट दे दूं या बैलेंस शीट में एसेट? बैलेंस शीट में एसेट, क्योंकि सर P&L में तो जो रेंट जा रहा है ना 18,000 का, वो एब्सोल्युटली राइट जा रहा है, उसमें छेड़खानी क्यों करूं मैं? अब आप खुद सोच के देखो, क्या ये टीवी का चैप्टर चल रहा है या ये सारा बेस आपके फाइनल काउंट्स का है? सारा फाइनल काउंट्स का बेस है। मैंने ऐसी थोड़ी इसको रीड की अड्डी बोला है। बताइए क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? बाकी तो मैं इस चैप्टर को और एक चैप्टर से रिलेट करता होता हूं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वहां भी मैं करके बताऊंगा, वहां भी आप देखना टीवी जबरदस्त काम आएगा। तो ये था जी हमारा चैप्टर टीवी का। अब इसके सवाल जो हमारे चैप्टर के हैं वो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूं कि जो हमारा स्टडी मैट है वहां किस तरह के इसके सवाल हैं। ठीक, ये पहले इंट्रो दे रखी है सारी टीवी की। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, देखो कि टोटल मेथड से टीवी बना के दिखा दो, जरा चेक करो, अभी मैंने मेथड बताए थे। देखो टोटल मेथड जब करोगे ना, मैंने कहा था ये वाले टोटल मत लिख देना, ये वाले बोलो, इसका टोटल अलग लगाना और इसका टोटल बैलेंस के अलावा वाला अलग लगाना, ये दोनों टोटल लिख देना। आप देखो जहां पे इसका टीवी बना के दिखा रखा है, ये रहा, ये देखो दोनों साइड टोटल दिखा दिया। जब ना ये पेपर में, मैंने क्लास में कहा था, जब ये पेपर में क्वेश्चन आया ना, आधे बच्चे बेचारे घबरा जाएंगे कि आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर पेपर में आया ना, कम से कम 2 पेज का तो क्वेश्चन होएगा, क्योंकि इतने सारे काउंट बना के दे रखे हैं।
और जिसको आता होगा ना टोटल मेथड, वो कहेगा क्या लड्डू क्वेश्चन डाला यार, चुपचाप दोनों टोटल करो और ये छोटा सा इतना सा आंसर है। ऐसे गेम्स खेलता है इसे कई बार, क्योंकि बच्चों ने फोकस ही नहीं कर रहा होता इन टॉपिक्स पे, टोटल मेथड, टोटल एंड बैलेंस में। मानता हूं आईसीआई भी ज्यादा फोकस नहीं करता, पर जब फोकस कर लिया तब तो गए, तो छोड़ के क्यों जाना है जब फ्री के नंबर है। खैर बैलेंस मेथड भी करना है तो यही क्वेश्चन का बैलेंस मेथड भी बना के दिखाना है, वो तो बिल्कुल सिंपल है, और टोटल एंड बैलेंस भी बना के दिखा रखा है। फिर ना एक ये क्वेश्चन कर लेना, रूल्स ऑफ प्रिपेयरिंग द टीबी। देखो हर चैप्टर में ना मैंने कुछ स्टार मार्क करवाए थे थ्योरी के, वो थ्योरी क्वेश्चन जरूर कर देना, क्योंकि एक दो थ्योरी क्वेश्चन भी आते ही हैं, पता ही आपको। अच्छा ये वाले क्वेश्चंस देखो किस तरह के सवाल हैं आईसीआई के, बता दूं आपको ना, कहेगा टीबी बना के दिया है पर उसमें कुछ गलतियां होंगी, आपने वो गलतियों को सुधारना है। अब एक जो पहली आइटम ही आ रही है ना, सुनो, ये वैसे तो हम फाइनल काउंट से चैप्टर में करवाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बट फॉर द टाइम बीइंग अपना काम चलाने के लिए आप ये समझ लो, डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है ना, उसके अगेंस्ट जो प्रोविजन बनेगी कि ये डाउटफुल है, बोलो डेबिट में और डेबिट होएगा या डेबिट में कुछ क्रेडिट होएगा, क्रेडिट, तभी तो प्रोविजन माइनस होकर शो होती है डेटर में से। ये गलत है पहला बैलेंस ही, इन्होंने डेबिट साइड दिखा रखा है। बाकी पूछता हूं मैं आपसे, बोलो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, गलत है। कैपिटल बोलो सही है, ट्रेड पेबल सही है, ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, सही है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, रेवेन्यू है, क्रेडिट साइड है, उल्टा कर रखा है अलाउड और रिसीव्ड। जल्दी बोलो ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स का होता है डेबिट बैलेंस, हालांकि खर्चा नहीं होता वो, पर डेबिट बैलेंस, बोलो सही है गलत है, सही है। फर्नीचर सही है, जनरल खर्चे गलत है, सर्कल कर रखे हैं वैसे दिख गया आपको। परचेजेस सही है। रिटर्न इनवर्ड क्या होती है, सेल रिटर्न, जरा बताओ सेल रिटर्न, सेल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, सेल के अगेंस्ट रिटर्न का बैलेंस क्या होगा, डेबिट। और सबसे लास्ट पॉइंट बता दूं, बोलो डेप्रीसिएशन का प्रोविजन बन रहा है फर्नीचर पे, बताओ फर्नीचर के एसेट, डेप्रीसिएशन की प्रोविजन एसेट को बढ़ाएगी कम करेगी, कम करेगी। अगर फर्नीचर खुद एसेट है, डेबिट है, तो उसकी प्रोविजन क्रेडिट होगी, ये भी गलत है। देखो क्या सारी आइटम्स अब, और एक सबसे मजेदार बात, इन्वेंट्री। एक बात गौर से सुन लो, इन्वेंट्री के बारे में ना कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या ये ओपनिंग इन्वेंट्री है या क्लोजिंग। तो उसके लिए ना पहले टीबी के नीचे चेक करो, क्या टीबी के नीचे कोई इन्वेंट्री आ रही है, नहीं आ रही। अब कोई नया बिजनेस तो नहीं है, नहीं लिखा, तो आप ना मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन साइलेंट आप इसे ओपनिंग मान के कर दो। वैसे एक बात बोलूं, ओपनिंग इन्वेंट्री का भी डेबिट बैलेंस होता है और क्लोजिंग इन्वेंट्री का भी डेबिट बैलेंस ही होता है, वैसे मैं आपको बता दूं ये बात। पर क्लोजिंग इन्वेंट्री टीवी के अंदर कैसे आती है, क्या उसकी एंट्री हुई होती है, वो सब हम फाइनल काउंट से चैप्टर में बताते हैं। और एक चीज ना और सुन लो, इस सवाल में ये बनाना आता है ना कि एक टीवी सही करके बना दो। एक चीज का और ध्यान रखना, कई बार देखा गया है रीजंस भी देता है आईसीआई आंसर में। अब कई आंसर में लिख देता है आईसीआई, कई में नहीं लिखता। अब इसमें देख लेते हैं उन्होंने लिखा कि नहीं लिखा। इसका आंसर अगर आप देखोगे ये है ना, यहाँ पे तो उन्होंने रीजन नहीं दिए मेरे हिसाब से, यही वाला क्वेश्चन है, हाँ यही वाला है, इसके रीजन नहीं दिए, सिर्फ बस सही करके दे दिया। अच्छा ये भी देखो, टीवी मैच नहीं हो रहा तो सस्पेंस लिख के दिखाया है, दिख रहा है लास्ट। हालांकि सस्पेंस अभी भी सस्पेंस ही है आपका, वो हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक। और एक ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, इसमें देखो रीजन दे रखे हैं जो मैं कह रहा था आपको। तो मैं तो आपको यही कहूंगा, अगर टीवी का क्वेश्चन आता है रीजन दे ही आना यार थोड़े से, ठीक है ना। तो ये वाले क्वेश्चन में ना दो चार पॉइंट हैं, सुन लो। एक तो इसमें ना देखो, ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स क्या होते हैं, ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स एसेट, डेटर हो गए आपके, गलत है, क्रेडिट साइड आ रहा है। अच्छा परचेज रिटर्न गलत है, परचेज डेबिट होती है जबकि उसकी रिटर्न क्रेडिट। एक ना यहाँ पे आइटम आ रही थी ट्रेड एक्सपेंस, तो मैं ना कई बार बच्चों से पूछता हूँ ट्रेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा आगे, तो बच्चा ट्रेड वर्ड देख के ना ट्रेडिंग बोल देता है, जबकि ये गलत हो जाएगा। ट्रेड एक्सपेंस भी कहाँ की आइटम है, बोलो P&L, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ वो जाते हैं जो गुड्स को खरीदने के खर्चे होते हैं, ट्रेड एक्सपेंस गुड्स को खरीदने के खर्चे थोड़ी हैं, इसलिए सीधा कहां ट्रांसफर होते हैं, P&L है इनका डेबिट बैलेंस ही, वो सही है, वो सही है। अच्छा ये वाले क्वेश्चन में देखो, इसने क्लैरिफाई कर दिया कि ये इन्वेंट्री ओपनिंग वाली है,
और वैसे भी देखो क्लोजिंग नीचे आ रही है। अच्छा ये बताओ, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री टीवी के बाहर आ रही है, आप जब टीवी बनाओगे क्या उसे टीवी के अंदर लेके आओगे, बाहर ही रखोगे? बाहर ही रखना। और इस आंसर में सुनो एक दो पॉइंट्स गौर से। एक तो ना जो ये आइटम आ रही है ना, क्या नाम है, परचेज सेल रिटर्न, सेल रिटर्न गलत आ रही है ना। इसका ना रीजन पढ़ाता हूं, इन्होंने क्या लिखा है सेल रिटर्न का रीजन देखो ना। पॉइंट नंबर सेल रिटर्न का रीजन है लास्ट। क्या था, सेल रिटर्न एक डेबिट बैलेंस है। पता है हम रूल क्या लिखते हैं, हम बोलते हैं ये सेल कम कराती है इसलिए डेबिट होती है, रेवेन्यू कम कराती है। पर इन्होंने पता क्या लिखा है, इससे एसेट वापस आता है। चेक करो, गुड्स वापस आ रहा है ना। ये मैंने क्लास में बताया था कि ज्यादा बेटर रीजन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि ये रेवेन्यू को कम करवा रहा है, जबकि इन्होंने रीजन क्या दे रखा है, आईसीआई ने रीजन क्या दे रखा है, ये एसेट वापस लेके आ रहा है इसलिए डेबिट कर रहा है। तो मैंने कहा था आईसीआई के हिसाब से लिख देना, मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं कोई। इवन ओपनिंग इन्वेंट्री का भी इन्होंने ऐसे ही रूल दे रखा है। आपको पता है जो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है वैसे वो ईयर एंड पे आके क्लोज हो जाती है। याद करो ट्रेडिंग अकाउंट में जाके पहली आइटम ही होती थी टू ओपनिंग इन्वेंट्री, लेकिन इसका भी देखो उन्होंने रूल लिखा है एसेट। चेक करो पॉइंट नंबर 5 चेक करो। मेरे हिसाब से जो बच्चे पेपर में रीजन लिखने का बीड़ा उठाएंगे ना, इन आइटम्स में उलझ सकते हैं जाके वो। अगर ना कॉन्फिडेंस हुआ ना, बेटर है मत लिख के आना, गलत लिखने से अच्छा मत लिखना। हाँ पेपर में कह ही दिया गिव रीजंस, फिर तो रीजन लिख के आना यार जो समझ में आए। पर मैं आपको बता रहा हूं परचेजेस, सेल्स, गुड्स, इनके ऊपर रूल क्या लिख रखा है आईसीआई ने, एसेट। जबकि बेटर हम लोग क्या समझते हैं, रेवेन्यू, खर्चा। सेल को रेवेन्यू और परचेज को खर्चा। इवन देखो जो पॉइंट नंबर 2 है रीजन का, परचेज रिटर्न में भी इन्होंने एसेट वाला रूल दे रखा है। चेक करो, एसेट गोज आउट। दिखा या नहीं दिखा, बोलो। बाकी तो देखो ये जो इनपुट के अकाउंट हैं जीएसटी के, ये सारे एसेट्स हैं। जो आउटपुट के अकाउंट हैं जीएसटी के, ये सारी लाइबिलिटीज हैं। मेरी तरफ से आपका ये ट्रायल बैलेंस का चैप्टर मेरी तरफ से तसल्ली है। अगर आपको मैं थोड़ा इंडेक्स बताऊं, अगर मुझे एक बच्चा किताब दे तो मैं आपको इंडेक्स थोड़ा सा बता दूं कि कहां तक मैं सोचता हूं कि आपके चैप्टर आप थोड़े खींच लो अब। ठीक है, इंडेक्स में जब हम देखते हैं, देखो पहला चैप्टर तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग है। इसको तो मैंने नहीं टेकअप करा भी रिवीजन में, ये अभी आप भी मत उठाओ, 12वें जगह पढ़ लेना। ठीक है, एंड में फिर जो कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल, कन्वेंशंस वाले ना, ये मैंने अपने पहले दूसरे लेक्चर में मैंने काफी ओवरव्यू उसका दे दिया था आपको। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने तसल्ली से करवाया है, कंटीजेंट एसेट लायबिलिटी भी तसल्ली से करवाया है। अकाउंटिंग पॉलिसीज तो एक पेज का है, वो तो हम देख लेंगे कभी। ये जो 2 यूनिट है ना, अकाउंटिंग पॉलिसीज और मेजरमेंट डिसिप्लिन, ये दोनों एक लेक्चर में, एक क्या आधे लेक्चर में हो जाएंगे। आधे घंटे का काम है दोनों, 20-25 मिनट। कभी और दिन इसकी महफिल लगाएंगे। फिर एएस भी उसी में लपेट देंगे, चलो उसी लेक्चर में 3 यूनिट है उसी लेक्चर में लपेट देंगे। चाहे कल ही ले लेता हूँ ये लेक्चर में, तीनों यूनिट खत्म होंगे। थ्योरी का कुछ आ गया तो हो गया काम अपना खत्म। ठीक है, यूनिट 5, 6, 7, ये मैं आईसीआई के हिसाब से बता रहा हूँ सारा। यूनिट 5, 6, 7। फिर चैप्टर 2 में अगर आप नोटिस करो, हमने जर्नल करा अच्छे से, हमने लेजर करा, हमने टीबी करा, हमने सब्सिडरी बुक्स करा, और हमने इवन कैश बुक भी कर लिया। यानी अब हमारा जो हमारी बुक है उसमें एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और एक बीआरएस, और ये दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं जो चीजें हम यहां पे जैसे जैसे तैयार कर रहे हैं, आप साइड बाय साइड उन चीजों को लपेटते जा रहे हो बढ़िया से। इतना भी अगर आप करते रहो ना, तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी आपकी। बस मैं फिर यही कहूंगा, लेक्चर सुनना समझना एक चीज है, उस लेक्चर की सेल्फ प्रैक्टिस करना वो एक चीज है। 80% कंट्रीब्यूशन आपके रिजल्ट का, 90% कंट्रीब्यूशन आपके रिजल्ट का आपकी सेल्फ प्रैक्टिस है। जितनी अच्छी कर लोगे प्रैक्टिस, उतना बढ़िया। आज के समाचार यहां करते हैं समाप्त। क्लास 2 बजे तक थी कि 2:15 तक थी? 2:15 तक है। फिर तो एक काम करते हैं ना, मेरी बात सुनो, ये पकड़ो 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 पकड़ो, एक काम करो, नबेड़ो काम, नबेड़ने वाला काम करें यार, ऐसे लटकाना थोड़ी काम को। एक काम करिए आप, एक अकाउंटिंग पॉलिसीज का जो यूनिट है 1 पेज का, उसको तो खत्म करें, उसको कुछ छोड़ना है। 1 पेज का, 1 पेज का ढूंढो कहां पे वो 1 पेज।
एक पेज ये रहा, सुनिएगा। पहले तो एक अकाउंटिंग पॉलिसीज की डेफिनेशन याद कर लेना, कई बार ट्रू फॉल्स वगैरह में आ जाती है। क्या है भी अकाउंटिंग पॉलिसीज? स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के मेथड्स, यानी कुछ प्रिंसिपल्स को बेस लेकर ना कुछ मेथड्स बने हुए हैं, उन्हें हम बोल देते हैं पॉलिसीज। और ये पॉलिसीज कहां अप्लाई होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में और उन्हें प्रेजेंट करने में। ये पहला पॉइंट है। कई बार क्या करेगा ना, यही सेम लाइन देगा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स रेफर टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, फॉल्स है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस रेफर टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फॉल्स है। बोलो सिर्फ कौन सी लाइन सही है? अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर टू। ये पहला पॉइंट है। आई होप सबको पहला पॉइंट क्लियर है। हाँ, जो ये पॉलिसीज होती है ना, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, इन सब पे बेस्ड होती हैं। दूसरा पॉइंट, और कहता क्योंकि, ओइंग टू का मतलब होता है क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है, डाइवर्स है, हर कंट्री का अपना इन्वायरमेंट है, इसलिए पॉलिसीज भी एरिया टू एरिया वेरी करती है। कुछ इलस्ट्रेटिव लिस्ट है आपके सामने, यानी एग्जांपल्स, जिन जिन एरियाज में आपको अलग अलग तरह की पॉलिसीज अप्लाई होती दिख जाती हैं। बताओ, डेप्रिसिएशन को अप्लाई करने का एसएलएम भी है, डब्ल्यूडीवी भी है, इट इज अ पॉलिसी। इन्वेंट्री को वैल्यू करने का फीफो मेथड भी है, लीफो भी है, वेटेड एवरेज भी है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस भी है, इट इज अ पॉलिसी, एंड सो ऑन। अब मेन जो उसमें दो क्वेश्चन है, बस फिर चैप्टर कंप्लीट। एक, अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करने के लिए किन चीजों का ध्यान देना है? पहली चीज, पॉलिसीज ऐसी हों आपकी अकाउंट्स की, ना तो वो आपकी पोजीशन, ना ही आपकी परफॉर्मेंस, ना तो अंडरस्टेट करे ना ओवरस्टेट करे, ना कुछ बढ़ा चढ़ा के बताए ना कुछ दबा के बताए। इसे पता क्या बोलते हैं? ट्रू एंड फेयर बताना सब कुछ। यानी जो एफएस बन के आएगी आपकी, इट शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ये पहला पॉइंट है। जो भी पॉलिसीज आप अडॉप्ट करते हैं, प्लीज नोट्स टू अकाउंट्स में बता देना अपने यूजर्स को। उसके बाद चलो देखते हैं किसको याद है। लेट्स सी, जो ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसीज का जो सिलेक्शन है वो 1, 2 और 3, इन 3 चीजों पे बेस्ड होना चाहिए। देखते हैं 3 वर्ड आपने और किस टॉपिक में देखे हुए हैं। लेट्स सी, हिंट दे रहा हूं, थ्योरी का ही टॉपिक है, और अभी जो हमने रिवीजन लेक्चर लगाए हैं 4-5, उनमें भी ये टॉपिक आया था। बोलो, एक बात बोलूं, तीनों के तीनों एक ही टॉपिक के अंडर है। और सुन लो, नहीं, गोइंग कंसर्न के नीचे 3 आएंगे? कैसी बात कर रहे हो? गलत। याद है एक टॉपिक था, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसमें 4 प्रिंसिपल थे, 4 मेन थे, RRCU, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, अंडर, 4 तो वो थे ना। 4 के नीचे मेरे ख्याल 7 और हैं, 11 हैं मेरे ख्याल, 11 हैं या 14 हैं, देख लो कितने हैं। देखना कितने पॉइंट है वो, 11 हैं। 11 में से जो बाकी 7 है ना, आप देखो उसमें प्रूडेंस लिखा हुआ है या कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस लिखा होगा? प्रूडेंस। देखो सब्सटेंस ओवर फॉर्म है, देखो मटेरियलिटी है, तो फिर मेरा आंसर सही है। वहीं से उठा रखे हैं सारे। हालांकि ये इसकी जरूरत नहीं है आपको कहां से उठा रखे हैं, पर मैं वैसे रिलेट करके बता रहा हूं। मेरा तो धर्म है कि जितना मेरे को आता है मैं उससे भी ज्यादा बताने की कोशिश करूं। नहीं सर गलत ना बता देना, वो बात ठीक है, जितना पता उतना ही बताऊंगा। आप ये जो है ना 3 पॉइंट्स, वहीं से उठाए हुए हैं। अच्छा, तीनों का फंडा क्या है सुनो। पॉलिसी ऐसी लगाना, प्रूडेंस की कभी धज्जियां न उड़े। प्रूडेंट आदमी कौन सा होता है? जो फ्यूचर के लॉसेस की तैयारी पहले ही कर लेता है, लेकिन फ्यूचर के होने वाले मन के लड्डू आज नहीं फोड़ता। तो पॉलिसी ऐसे बनाओ कि प्रूडेंस कंप्लाई हो। इसे पता कैसे बोलते हैं? प्रूडेंस को बेस बनाकर पॉलिसी बनाना। दूसरा, हमेशा पॉलिसी ऐसी हो जो, सोच के बोलना, लीगल फॉर्म को ऊपर रखे या इकोनॉमिक रियलिटी को? इकोनॉमिक रियलिटी, क्योंकि जो ये वर्ड है ना सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मैंने पहले भी बताया है, सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? यहां पे सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? रियलिटी। और फॉर्म का मतलब क्या होता है? बोलो, लीगल फॉर्म। हमेशा किसको किसके ऊपर रखना? बोलो, रियलिटी को लीगल फॉर्म के ऊपर रखना।
और तीसरा, पॉलिसीज बनाते हुए किसकी इज्जत करना? मटेरियलिटी। वही पुराना हमारा फेवरेट एग्जांपल कैलकुलेटर, भले ही लॉन्ग टर्म चलेगा, लॉन्ग टर्म यूज भी देगा, लेकिन क्योंकि अमाउंट मटेरियल नहीं है तो उसकी पॉलिसी हम ये नहीं बनाते कि इसको कैपिटलाइज कर लो, हम उसे P&L में राइट ऑफ कर देते हैं, हम उसे P&L में राइट ऑफ कर देते हैं। उसके बाद चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या मतलब हुआ भाई? क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज को आप चेंज कर सकते हो? यस, बिल्कुल यस, व्हाई नॉट। और बोलो चेंज क्यों करते हैं? 3 कारणों की वजह। देखो नॉर्मली तो हमें चेंज नहीं करना चाहिए, पर कहां कहां हम चेंज कर सकते हैं? या तो लॉ की प्रोविजन को कंप्लाई करनी है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ लिखा है वो कंप्लाई करना है, या आपको लगता है कि चेंज करने से प्रेजेंटेशन बेटर होगी। लेकिन अगर कभी आप चेंज करते हो तो उसका इफेक्ट मटेरियल अगर, तो वो सब आपने बता के चलना है, क्वांटिफाई करके चलना है कि अगर हम पॉलिसी पुरानी लगाते तो ये होता, अगर हम नई पॉलिसी लगा रहे हैं तो उसका ये इफेक्ट है, ये सब क्वांटिफाई करके चलो। तो ये 3 केस आप माइंड में रखना, कहां कहां अकाउंटिंग पॉलिसीज आप चेंज कर सकते हो। नंबर 1 लॉ से कंप्लाई करना, नंबर 2 AS से कंप्लाई करना, या नंबर 3 बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखो इसमें 2 क्वेश्चन है थ्योरी के। एक तो अकाउंटिंग पॉलिसीज को ब्रीफ में डिफाइन कर दो और आइडेंटिफाई कर दो फ्यू एरियाज, ये यहीं से है, फर्स्ट लाइन डेफिनेशन दी और फिर ये एरियाज। ठीक सीधा क्वेश्चन है। वैसे ना इन एरियाज का जहां आंसर दे रखा है, मेरे ख्याल इन्होंने एरियाज के एग्जांपल नहीं दिए, यहां कोई नहीं, हिंट ही दिए ना, तो सिर्फ मीनिंग लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन पढ़ना, चेंज इन पॉलिसी में हैव अ मटेरियल इफेक्ट, तो ये एग्जांपल के साथ समझाना है। ये इन्होंने SLM से WDV वाला या फीफो से वेटेड एवरेज वाला दे दिया। और अगर मैं ट्रू फॉल्स की बात करूं, क्या एक ही पॉलिसी सभी एंटरप्राइज पे एप्लीकेबल होती है? नो। आया था ना, ओइंग टू डाइवर्स एनवायरमेंट्स। अच्छा बताओ, क्या पॉलिसी का सिलेक्शन परफॉर्मेंस और पोजीशन को इंपैक्ट करता है? यस, फॉल्स है ये डजंट कह रहा है। चेंज इन पॉलिसी तब करनी है जब आपको ठीक लगे। गलत। ये तो वो बात होगी ना कि जैसे अकाउंट्स बनाने हैं वैसे पॉलिसी लगा लो, नहीं। फीफो या वेटेड एवरेज में से चूज करना इज अ पॉलिसी, यस। सिलेक्शन ऐसे करो कि ओवरस्टेट होए, गलत। बताओ फ्री के नंबर अगर पेपर में आ जाए कुछ, क्यों छोड़ के जाए 2 पेज? एक ट्रू फॉल्स ये आ सकता है, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी बेस्ड ऑन, 3 वर्ड लिखेगा, ये 3 में से 2 ये होंगे, 1 अलग होएगा। कहां होता है बच्चों से फिर अगर नहीं पढ़ा हुआ? गया क्वेश्चन 2 नंबर का। ट्रू फॉल्स तो 2 नंबर के आ रहे हैं, पता है आपको, विद रीजन। और ऐसे ही 2-2 नंबर कर करके ना ऐसे लपेट लेता है बच्चे को। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? तो आज के लेक्चर में हमने टीबी भी किया, लेजर भी किया, जर्नल तो नहीं करा, बस वो बताया कि हाँ ध्यान से करना स्टार्टिंग में, और साथ ही साथ अकाउंटिंग पॉलिसीज का भी चैप्टर हमने किया। उम्मीद करते हैं एक एक बच्चे को ये बात पूरी तरह से क्लियर है और आप अच्छे से अपनी तैयारी करने के लिए सज्ज हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो। टाइम मेरे पास अभी भी बचा हुआ है, पर मैं एक अच्छा इंसान हूँ इसलिए मैं आपको और तंग नहीं करूँगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।